हाय रागिनी। हाय हेलो। अक्षय। हाय। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक्साइटेड हूँ कि आज के प्रोग्राम, आज के लाइव के लिए, राइट। बिकॉज ऑफ द ग्रेट अरुण कोलटकर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई एम सो हैप्पी। आज आप क्या किए एंड स्वतंत्रता दिवस के लिए? बिल्कुल, क्या आज स्वतंत्रता दिवस है और खुशी का दिन है हम सब के लिए। और आज के दिन ऐसी एक आज के ऐसे दिन हम कोलटकर साहब को याद कर रहे हैं, जो पूरे स्वतंत्र भारत के अहम साहित्यकारों में से एक है। तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। सो एक अपनी अलग सेंसिबिलिटी से, एक अलग अपनी लिखावट के जरिए से, अपना एक अलग जॉनरा लेकर, अपनी एक अलग शैली लेकर वो लिखते थे, और आज के दिन हम उनको याद कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो या चलो, दिन मनाया जा रहा है, दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। या या यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम पहली बार मिल रहे हैं वर्चुअल दुनिया में, क्यों ना है हो। ना वो और एग्जैक्टली। मिलकर करने वाले Who हैं, would have thought मुझे ना बहुत कि ये खुशी है। पोएट्री रीडिंग भी ऑनलाइन हो सकता है। दिन ही ऐसे आ गए हैं कि सारे फॉर्मेट बदल जा चुके हैं। या एंटरटेनमेंट एरिया पूरा का पूरा उस मूलतः उसके रूट से या अब दोबारा सोचना पड़ेगा। हर एक साहित्य को, नाटक को, फिल्म को, सारे अहम रास्तों को अब दोबारा खोजना पड़ेगा नए सिरे से, कि कैसे बदलाव लाए जा सकते हैं, वो कैसे रिलेवेंट किया जा सकता है। सो होगा, एंड you're an वही actor right अक्षय? तो या how is it happening? सॉरी वन सो सेकंड, थैंक माय यू शौरा। मुझे सिर्फ फैन को बंद करना, एक्सक्यूज मी। ओके, थैंक यू I'm an actor, फ्रेंड्स। मेरी शूट तो शुरू है हर दिन। सो मैं शूट कर रहा हूँ फिलहाल। आज 15 अगस्त है, तो आज हमें यूनिट गैप है, आज हमारी शूट नहीं है। पर आज मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ कि कुलटकर साहब पे याद कर रहा हूँ आगे। और दैट्स आज ग्रेट। मुझे बहुत पसंद है कुलटकर साहब की, उनकी कविताएं। या मैं कभी भी कुलटकर साहब में चार्ज हो जाता हूँ। नामदेव ढसाल, आई विल चार्ज की, वाह, माय या फेवरेट पोएट्स। एंड खुशी की बात है कि मैं आज ही मुझे मैं जो अपनी कविता लिख रहा हूँ उसकी ये पहली कॉपी मिल गई है। ओ वाओ, यू गॉट द मराठी वर्जन। या ये मेरे अ, मैंने लिखी हुई कविता की बुक पब्लिश हो रही है सितंबर में, तो उसकी ये पहली कॉपी आज ही मुझे मिल गई है। आई एम वेरी ओ एक्साइटेड। वाओ, ये आपकी बुक है? ये मेरी मेरी बुक है, ये मैंने लिखी हुई कविताएं हैं। फैंटास्टिक। पोएट्री कलेक्शन अभी तुरंत ही आएगा। मेरी पहली किताब की पहली कॉपी अभी मेरे हाथ में है, और मैं कुलटकर साहब को याद कर रहा हूँ। सो मेरे लिए बहुत Wow, congratulations! Congratulations, Akshay. I'm so happy कि I get to see and all of us get to see the first copy. थैंक यू। Wait, my voice is still cracking. एक minute. आप अक्षय? हाँ, अभी आपकी आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही है। अभी साफ आ रही है ना? ओके ठीक है। ये मेरा फोन इतना खराब है ना, ये मोटोरोला। सो हम शुरू करते हैं आज प्रोग्राम। अभी यस, काफी लेट्स सारे लोग बिगिन। हमारे साथ हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं तहे दिल से। और कहते हैं बार बार कि आप, पता है हमें कि आप खुद का ख्याल रख रहे हो, पर हम फिर भी कहते हैं कि ख्याल रखिए, और ये साल हमें निभाना है, हमें जिंदा रहना है, ये याद रखिए। यस एग्जैक्टली, लेट्स होप कि ये साल अभी जल्द से खत्म हो जाएगी क्योंकि इट्स गेटिंग वर्स, बट या we are so happy to have all of you on this Kavya Sandhya, this evening of poetry.
in which Akshay and I will be reading some of Arun Kolatkar's poems, both in Marathi and in English. Akshay will read it in Marathi, and I will be reading some of them in English. For those of you who don't know Akshay, you must. He is an actor for both stage and screen, and he has acted in plays, TV shows, movies. He is a drama facilitator, teacher, and and writer, poet. He has his first book out today. Congratulations! And he is the biggest Arun Kolatkar fan, bigger than anyone I know. So I am so excited to have you today, Akshay. Thank you so much for doing this. थैंक यू शरण्या। और आप शुरू कर दीजिए, लेडीज फर्स्ट। और अरुण कोलटकर, मैं कहूँगा अरुण कोलटकर की कविताओं में जो औरतें आती है वो बहुत अपनी अपनी वॉइस लेकर आती है। सो प्लीज। Thank you for calling me loud. That's very kind. But so I am Saranya, and under my initiative, the Kolatkar Crawl, I take people on walkthroughs of Bombay to try and bring to life Arun Kolatkar's Kala Ghoda poem. Unfortunately, because of the lockdown, we can't do any live walks, but we are lucky that we have the internet, and we are lucky because in this independent, free country, there are many people who are not allowed full internet, who are not given access to full internet. So we should take advantage of what we have, and here we are today. So what we'll do is, Akshay has 3 poems and I have 3 poems that we'd like to read out. We'll go back and forth, and we'll talk a little bit about the poems that we chose, why we chose them. So Akshay, आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं कोलटकर साहब के एक बिल्कुल छोटी सी कविता के साथ इस प्रोग्राम की, इस काव्य संध्या की शुरुआत करना चाहूंगा, जिस पोएट्री से उन्होंने खुद का नजरिया कविता के बारे में जो है उनका था वो बताया है, वो बयां किया है। बहुत ही प्यारी और बिल्कुल सीधी साधी पर बहुत गहरी कविता है ये। तो मैं ये शुरुआत करता हूं। और सबसे पहले मैं निहिर जैन को बहुत तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। निहिर, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर, और मैं ये प्रोग्राम आपकी वजह से कर सक रहा हूं। तो मैं थैंक यू सो मच निहिर, यू सजेस्ट माय नेम टू शरण्या, ये सब हो रहा है। थैंक यू निहिर। और आपको अगर लाइव और निहिर अभी आप हो तो आप भी सुनिए। अरुण कोलटकर की ये छोटी सी कविता है। ही वही कोरडी ठेवू नकोस, ही वही कोरडी ठेवू नकोस, माझी वही भिजू शाई फुटो, ही अक्षर विरघळोत, ही वही कोरडी ठेवू नकोस, माझी वही भिजो शाई फुटो, अक्षर विरघळोत, माझ्या कवितांचा लगदा हो, या नदीकाठचं गवत खाणाऱ्या म्हशींच्या दुधात, या नदीकाठचं गवत खाणाऱ्या म्हशींच्या दुधात माझ्या कवितांचा अंश सापडो। ही वही कोरडी ठेवू नकोस, माझी वही भिजो शाई फुटो, ही अक्षर विरघळोत, माझ्या कवितांचा लगदा होवो, आणि या नदीकाठचं गवत खाणाऱ्या म्हशींच्या दुधात माझ्या कवितांचा अंश सापडो, या नदीकाठचं गवत खाणाऱ्या म्हशींच्या दुधात माझ्या कवितांचा अंश सापडो। अरुण कोलटकर। वाह वाह, बहुत ही रूटेड और बहुत ही सिंपल प्रतीक और प्रतिमाओं से ये उन्होंने अपना नजरिया रखा है पाठकों के सामने। वो कहते हैं कि मेरी कविताएं सिर्फ किताबों में ना रहें, वो इतनी सारी फैल जाए, वो लोगों के जहन में इतनी बैठ जाए कि वो सारा कुछ मेरे शब्द जो है वो भैंस के दूध में भी मेरे कविता का अंश मिले, ये वो कह रहे हैं। आम लोगों तक, बहुत ही आम लोगों तक मेरी कविताएं पहुंच जाए, उनको ये समझे, ये उनका कहना है। एंड अक्षय, ये जो मराठी में वो लिखता है, इज I've heard that like how his English poems are written in accessible language, मतलब simple language में वो लिखा था, तो is the Marathi also very understandable to all people?
नहीं, मुझे नहीं ऐसे, मराठी में भी बहुत ही सिंपल सा है। आप हिंदी अगर जानते हो, और हिंदी मराठी के कुछ शब्द बहुत सेम है, बहुत एक दूसरे के नजदीक है। बस उसके उच्चारण के वजन अलग है। पर आप हम्म बिल्कुल ध्यान से सुनो तो कोलटकर साहब की कविताएं आपको बिल्कुल समझेगी। वो हम्म अरे बाप रे, ये क्या लिखा है उन्होंने मराठी में, इतने भारी भारी शब्द इस्तेमाल किए, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत आम भाषा में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम भाषा इस्तेमाल करते हैं, उस उसका इस्तेमाल करके वो लेकर उन्होंने अपना एक्सप्रेशन उस माध्यम से लिखा है, और वो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं आगे एक कविता उनकी पढ़ूंगा, वो बंबई के बारे में कविता है। सो वो इतनी हम्म आम है, इतने सारे बंबई के शब्द है उसमें, तो वो समझने के लिए कठिनाई नहीं होती। अरे ये तो बंबईया भाषा है, ये तो हमें समझ हाँ में आती है। चाहे मैं हाँ मराठी ना हूं, ना मैं हिंदी हूँ, वो कुछ भी हो, मुझे ये समझ में आएगी। even I have one of his Bombaya poems, but that को या मैं प्लीज नहीं पढ़ूंगी. So if I may, I will read this one poem that he wrote in English, which is called Making Love to a Poem. Translating a poem is like making love, having an affair, making love to a poem with the body of another language. You may meet a poem you like, getting to know the poem carnally, gaining carnal knowledge. A consenting poem, having made sure that the poem is above the age of consent. Varieties of the experience if the poem is ready, game, willing. It may need as much skill, patience, delicacy to consummate the act. Having got the poem into bed, you may discover you're not up to it, or that is just not your day or night. It follows that translating your own poem is like making love to one of your daughters. It ought to be a cognizable offense, taboo, carry a stigma. There ought to be a law against translating your own poem, unless the law against incest already covers it, since it would be like seducing your own daughter. I can't translate a poem until I've got the feeling that I possess it. I must take possession of a poem before I can translate. And then he says this one section, which is one of his most famous poems. I think everybody knows it. I have a pen in my possession which writes in 2 languages and draws in one. My pencil is sharpened at both ends. I use one end to write in Marathi, the other in English. What I write with one end comes out as English. What I write with the other comes out as Marathi. And then he goes on. This poem is a 20-part poem. But the reason why I love it is because he talks about how he is almost in this tug of war between Marathi and English, but he occupies that space in the middle of both those 2 languages. He is that pencil, he can Correct. say Marathi. Correct. And Uh, sorry. no, you carry on, please. No, just Complete that your how he talks about the violence of translating a poem, how you must possess it, you must have ownership, and then how it's like making love to your daughters. How he's in this very simple language, but it's shocking to the reader. And the reason why is because it's so simple. या मुझे एक अरुण कोलटकर के साहब उनके बारे में, उनकी लिखावट के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से वो जानते थे, अंग्रेजी जुबान बहुत अच्छी तरीके से वो बोल लेते थे। मराठी तो उनकी अपनी मातृभाषा थी, फिर भी उन्होंने कभी अपनी लिखावट से ये नहीं दर्शाया कि देखो मैं कितना अंग्रेजी जानता हूं और मैं कितनी मराठी अच्छी जानता हूं। नहीं, ये कभी भी उन्होंने बोलते समय भी, लिखते समय भी कभी उसका क्या कहते हैं हम, मैं पंडित हूं, देखो मुझे कितना आता है, ये दिखाने की कोशिश नहीं की। आम, बहुत ही सादगी भरा उनकी लिखावट है, उनकी शैली है, उनका जॉनरा है, फिर भी वो मल्टी लेयर है, वो गहरा है, वो मीनिंगफुल है। अरुण कोलटकर साहब के बारे में मैं 2 चीजें यहां पर कहना चाहूंगा कि एक तो मुंबई शहर की बैकग्राउंड है,
उनके काफी सारे कविताओं या साहित्य में मुंबई के बैकग्राउंड के ऊपर उनका काफी सारा लिटरेचर है। तो बम्बईया भाषा, और दूसरी बात कि वो इरा, वो सारा समय ये था कि ईरानी होटल्स में ये सारे रेवोल्यूशनरी कवि बैठते थे, चाय पीते थे, बन मस्का खाते थे, खीमा पाव खाते थे या ऑमलेट पाव खाते थे, और कविताओं पर नए नजरिए से, नए तरीके से सोच विचार करते थे और वो लिखने की कोशिश करते थे। वो सारा इरा जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अभी भी वो पूरी तरीके से मराठी में या अंग्रेजी में भी हुआ नहीं है। तो बहुत सारे कवि हमारे थे, मन्या ओक नाम का बहुत बहुत एक अहम कवि था, गुरुनाथ धुरी थे, सतीश कालसेकर साहब थे, नामदेव ढसाल, दिलीप चित्र तो है ही, मतलब वो उनके नाम तो हम टाल भी नहीं सकते। सो ये इरा का पूरी पूरी तरीके से चप्पा चप्पा उस इरा का छान लेना जरूरी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। सेकेंड थिंग मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो काफी सारे मर्द राइटर को औरत लिखना नहीं आती। उनकी सारी फीमेल कैरेक्टर्स या फीमेल वॉइसेस मेल राइटिंग में बहुत कम होते हैं, या बहुत दुबले पतले, या बहुत क्या कहते हैं छोटे हो जाते हैं। अरुण कोलटकर साहब ने जो औरतें लिखी है, जो फीमेल वॉइसेस की कैरेक्टर, वो स्ट्रांग है, वो अपना कहना लेकर आती है। भिचकी वही में मुझे लगता है वो बलवंत राव नाम का कैरेक्टर है, वो उसके पूरी दुनिया में सारी औरतें हैं। वो बलवंत, आपने पढ़ा होगा, आप उसके रिसर्चर हो, उनके लिटरेचर के। वो विठल के वारी को जा रहे हैं, और वो बहुत सीधी साधी औरत है, घरेलू औरतें हैं, वो कोई रानियां नहीं है, बिल्कुल प्रोस्टिट्यूट, कोई हाउस वाइफ है, बहुत खेती किसानी करने वाली औरत है। ये उनकी कविता के विषय है, ये औरतें उनकी कविता में आती है। और इनकी वॉइसेस, इनके बारे में एक मर्द राइटर, एक मेल ईगो वाला राइटर हम कहते हैं ना, वो अपना नजरिया रखकर तो वो लिखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये अरुण कोलटकर साहब, बहुत कम राइटर्स ऐसे हैं मेल राइटर्स, विजय तेंदुलकर साहब है, महेश एलकुंचवार, सतीश आलेकर, नामदेव ढसाल, अरुण कोलटकर, इन्होंने सारे फीमेल कैरेक्टर्स इतनी स्ट्रांग लिखे हैं कि हम ये उनको कैसे समझ में आ गई, उनकी सेंसिबिलिटी, मेंटालिटी, ये पढ़ते वक्त हम अचंभित रह जाते हैं, हम चौकन्ना हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। और ये मराठी लोगों के लिए ये तो नहीं, आप पहले प्लीज। एक वामांगी नाम की उनकी एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी पोएट्री है। मराठी लोगों को इतनी वो बाहर है कि वो सारे संत परंपराओं की कविता है क्या, ऐसे महसूस हो, इतनी वो वामांगी आम तौर पर मराठी लोगों में वो बोली जाती है, बार बार उसका पठन किया जाता है। मैंने आज निकाली है वामांगी, पर मैं इसके अलावा वो दूसरी कविता है जो लोगों को ज्यादा पता नहीं है, वो मैं आज आपको सुनाऊंगा। Before you go on to that poem, I must say that it is important to notice how the Marathi writers of the time, Arun Kolatkar, Vijay Tendulkar, Namdev Dhasal, did write about female characters. But to everyone watching, and Akshay, you must read Malika Amar Sheikh's autobiography called I Want to Destroy Myself. हाँ, मुझे मराठी में नाम क्या है आपको मालूम है क्या? मला उद्ध्वस्त व्हायचंय. Yeah, because there she talks about how she was a victim of Namdev Dhasal's violence. So it really makes me think. But one more thing about Kolatkar being a Marathi and English writer. There is a scholar named Letitia Zakini who writes that in the Indian writing and English world, Kolatkar was considered a modernist poet. But in the Marathi world, he was considered an avant-garde rebellious poet. So he's constantly fought for between these two language spaces, and that's what he really talks about a lot in this poem. Akshay, please. So मैं कौन सी वामांगी पढ़ूं या मैं क्या पढ़ूं? मैंने उनके एक बहुत विट्ठल के बारे में उन्होंने एक कविता लिखी है, और Please. उस विट्ठल को उन्होंने गालियां दी, और Then तो हमें वो ही सुनना है. सो मैं एक मराठी में शब्द है प्राण प्रतिष्ठा,
हाँ, हाँ, यानी कि जब हम हमारे घर में भगवान आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उनमें हम प्राण डाल देते हैं। सो वो मूर्ति है, पर फिर भी वो जीवित है, वो सचेतन है, वो लाइव है, ऐसे समझते हैं। ये शब्द का उन्होंने उल्टा वर्जन किया है, ष्ठाति प्रणपा, ओ, प्राण प्रतिष्ठा, और कंप्लीट वो शब्द घुमा दिया है, ष्ठाति प्रणपा। और ये वाह, गालियां देने वाली कविता है, ये भगवान को गालियां देने वाली, बकने वाली कविता है ये। उघड़ले महाद्वार, वो बहुत गुस्सा है भगवान के ऊपर। उघड़ले महाद्वार, आता आत येतील की महार। उघडले महाद्वार, आता आत येतील की महार। येणार चोखा मिळ्याची लेकरे, भरले विठ्ठलाला कापरे। देव झाला घामाघूम, देव झाला घामाघूम, म्हणे मला न्या येथून। 420 शास्त्री, देव पळविला रात्री। तांब्यात घातला हरी, पळाले मागील दारी। पतित पावन जाहिरात, पतित पावन जाहिरात, शेवटी दाखविलीस जात। आता तांब्यामध्येच लप, देवा तुझे तेच माप। आता तांब्यामध्येच लप, देवा तुझे तेच माप। तांब्यात अडकला प्राण, त्यानं देवा धुवावी गांड। इतका झालास लहान, इतका झालास लहान, तुला काय सांगू दुसरे काम, तुला काय सांगू दुसरे काम। उघडले महाद्वार, आता आत येतील की महार। प्राण प्रतिष्ठा, ष्ठाति प्रणपा। thank you, Akshay. If you could explain to the non-Marathi speakers a little about this poem. ये भगवान है, तो उनके एक जमाना ऐसा था कि बहुत ही निचली जाति के, निचले कास्ट की, अनटचेबल्स और लोअर कास्ट की जो सारे औरतें और मर्द या लोग होते थे, उनको भगवान के मंदिर में जाना अलाउ नहीं, मना। तो विठ्ठल ये तो बहुत आम लोगों का भगवान है, तो वो कह रहे हैं कि संत चोखा मेला, जिनको सारे लोगों ने मंदिर के भीतर जाने के लिए मनाही की थी, और वो उनके मंदिर में आगे वो पैर, वो जो स्टेप्स पर ही जो है वो गाते गाते भजन उन्होंने समाधि ले ली, वो वहीं पर रुके रहे, और भगवान उन्हें मिलने के लिए बाहर आ गए थे। ऐसी ओरिजिनल कहानी है। ये जो कविता का जो भगवान है, वो डर रहा है कि अरे अगर अनटचेबल्स मेरे दर्शन के लिए आ जाएंगे तो मैं खुद अनटचेबल हो जाऊंगा, तुम मुझे भगाओ यहां से। और वो कह रहा है कि तुम तो भगवान हो, तुम काहे को डर रहे हो, तुम सारे लोगों को एक समान नजर से देखना चाहिए। तो वो एक छोटा सा लोटा होता है ना हमारे ग्लास, उसमें वो जाके छुप गया है, और वो पोएट है, वो उनको गाली दे रहा है कि अब वहीं पर रुका है, अब कोई जरूरत नहीं है तेरी, वो इतना छोटा हो गया है तू कि मैं क्या आकर तेरे पैर पड़ू, तुझे तेरी प्रार्थना करूं, या तुझे और क्या मेरे काम में तुझको बताऊं, कोई जरूरत नहीं, अब तू वहीं पर रुका रहे। Wow, only Kolhatkar can write such funny poems that make such a big difference. Yeah. Actually, I have a very similar connection. Please welcome to Sanjukta Wagh. Sanjukta Wagh is here. So welcome Sanjukta. Sanjukta is a very बहुत ही वो अच्छी डांसर है, वो नृत्य के बारे में सोच विचार करने वाली कलाकार है, और वो हमारे ड्रामा स्कूल फैकल्टी है। सो वेलकम संजुक्ता। थैंक यू। तो जो कविता मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, दिस इज सो कोलटकर वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द भक्ति पोएट्स, especially the Marathi Bhakti poetry. Tukaram keeps appearing in his poetry. He has translated Tukaram's poems, Namdev's poems, Balwant, and he was very much influenced by Bhakti poetry. So this is a translation of Tukaram's poem, which is called
Tuka is stark raving mad. Again, this is connected to Vitthal and anger in his speech. Tuka is stark raving mad. He talks too much. His vocabulary, Ram Krishna Govind Hari. Of any god save Pandurang, Tuka is ignorant. He expects revelation at any time from anyone. Words on him are wasted. He dances before God naked. Weary of men and manners, with pleasure he rolls in gutters. Ignoring instruction, all he ever says is Vitthal, Vitthal. O Pandits, O learned ones, spit him out at once. So this is written by Tukaram, who was, of course, a Marathi Bhakti poet, and I love this poem because, again, Kolatkar uses very simple English, very basic language, but he showed there's so much almost crazy passion in this Bhakti poem. How his idea of reaching Vitthal, of praying to Vitthal, is dancing before God naked and rolling in gutters, and all he does is speak his name. It's beautiful, and it ends with spit him out at once, which is his invocation to God. So that's one of my favorites. शरण्या, Yeah. मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपको अरुण कोलटकर की कविताओं में से सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये तो बहुत कठिन सवाल है, but I do have a favorite. My favorite collection is Kala Ghoda poems because it's about my city. And my favorite poem is The Shit Sermon from Kala Ghoda poems. It is my favorite. I'm not reading it today. I think I've read it too many times. But I love how, again, Kolatkar, like how you read in that Marathi poem, how it's anger towards God and how he mocks God. And even in this poem, he has he takes away all reverence. He does not glorify things and people, but in the way of not glorifying, he glorifies everyday people, everyday things, local languages, things that we never look at twice. So that's again seen in the shit sermon, where a drunkard in Bombay is screaming at the city. He says shit city. Bombay is a shit city. And that's one of my favorite poems. Akshay, why don't you read the Vamangi poem? वामंगी? ओके, आई विल, श्योर. आई लाइक वामंगी, और वामंगी तो होनी ही चाहिए. Of course. देवळात गेलो होतो मध्ये, तिथं विठ्ठल काही दिसेना. देवळात गेलो होतो मध्ये, तिथे विठ्ठल काही दिसेना. रखमाई शेजारी नुसतीच वीट. म्हटलं राहिलं, रखुमाय तर रखुमाय. कोणाच्या तरी पायावर डोकं ठेवायचं झालं. पायावर ठेवलेलं डोकं काढून घेतलं. आपल्यालाच पुढं मागं कधीतरी लागेल म्हणून. आणि जाता जाता सहज रखुमायला म्हणालो, विठू कुठे गेला? दिसत नाही. तर रखमाय म्हणाली, अरे कुठे गेला म्हणजे? उभा नाही का माझ्या उजव्या अंगाला? मी परत पाहिलं खात्री करून घ्यायला, आणि म्हणालो, नाही, तिथं कुणीही नाही. तर म्हणते, नाकासमोर बघण्यात जन्म गेला माझा, बाजूचं मला जरा कमीच दिसत. दगडासारखी झाली मान, अशी अगदी धरली बघ, इकडची तिकडे जरा होत नाही. कधी येतो, कधी जातो, काय करतो, मला काही माहित नाही. खांद्याला खांदा भिडवून उभा असेल विठू शेजारी, म्हणून मी पण बावळट उभीच राहिले. पण आषाढी कार्तिकीला इतके लोक येतात नेहमी, मला कधीच कसं सांगितलं नाही कोणी. आणि आज एकदमच मला भेटायला धावून आलं 28 युगांचं एकटेपण. आणि आज एकदमच मला भेटायला धावून आलं 28 युगांचं एकटेपण.
वामांगी। Thank you so much. Akshay, we have a question. What does Vamangi mean? वामांगी हस्बैंड के वाम यानी लेफ्ट साइड में औरत Okay. खड़ी होती है तो उसे Okay. वामांगी कहा जाता है। वाम अंग के ये खड़े होने वाली को वाम अंगी, लेफ्ट साइड में खड़े होने वाली को वामांगी। अब हिंदू रिचुअल्स में जब पति पूजा के लिए बैठता है तो उसके लेफ्ट साइड में उसकी औरत बिठाया करती है, इसलिए वो वामांगी। ये लिटरली और मीनिंग है। and can you say a little about this poem? ये पोएट है और वो विट्ठल के दर्शन के लिए जा रहा है और वो जाते जाते तो उसे विट्ठल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है, उसकी वाइफ है, रखमा है तो रखमा है, तो ठीक है, वो किसी का दर्शन लेना जरूरी है बस, तो वो उसके दर्शन लेता है और वो जाते जाते कहता है कि भाई विट्ठल कहाँ गया, विट्ठल दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो भौचक कर रह जाती है, वो उसे समझ में नहीं आता। वो रखमाई जो है वो पोएट से बात करने लगती है, वो कहती है कि मेरा हस्बैंड बगल में खड़ा नहीं है। अरे मैं तो क्या कहूँ, मतलब मैं तो पूरी जिंदगी बस यूं ही देखती रही हूँ, तो मेरी माँ ये जो गर्दन है जो वो पत्थर की तरह हो गई है, वो यहाँ भी नहीं होती यहाँ भी नहीं होती, मैं बस यहीं पर देख पाती हूँ। और वो मुझे विश्वास था कि ये मेरे बगल में खड़ा है, मेरे कंधा से कंधे से कंधा मिलाकर, और आप तो कह रहे हो कि अभी वो नहीं है। और जब आप मुझे ये कह रहे हो तो मुझे लगता है कि 28 युगों का अकेलापन अब मैं महसूस कर रही हूँ, कि मुझे पता ही नहीं था वो कहाँ गया, कब गया, और मैं अब पूरी तरीके से ये जो फीमेल वॉइस है, जो औरत हमेशा अकेली रहती है, वो Yeah. कितनी सादगी से पर Yeah. कितनी डीप टू द पॉइंट उलटकर जी ने, और वो भगवान के बारे में तो आम है, वो बहुत आम लोगों का विट्ठल रखमाई, आम लोगों के भगवान, सो वो उनकी Yeah. तरह भी। और आई क्या ये लव आपका दिस वन। favorite? Yeah, it's your favorite by Kulatkar. बहुत ही, वामंगी बहुत दिल के नजदीक है। Amazing. Amazing. We had some people who asked हमें us पता if है we could be. कुलचर साहब की राइटिंग का एक क्या खासियत है, ये लिखा हुआ औरतों के बारे में है। हाँ. वामंगी है विट्ठल के वाइफ की एक, क्या कहते हैं, उसका एक निवेदन है, आत्मनिवेदन है, उसका नजरिया। पर ये सिर्फ ये ना मेल फीमेल के परे जाता है। आदमी भी अगर अकेला महसूस कर रहा हो तो वो कविता उसे अपनी लगने लगती है। ये नहीं लगता कि अरे ये तो फीमेल के बारे में कहा गया है, मैं तो मर्द हूं, मुझे ये अकेलापन अलग है। नहीं, आप वामांगी का अकेलापन महसूस कर सकते हो, ये जेंडरलेस हो जाता है, ये सिर्फ मर्द औरत का नहीं रहता, उसके परे जाता है, उसका दर्द आप तक, आपको भिड़ता है, आप तक पहुंचता है, आप बहुत अस्वस्थ हो जाते हो। सो ये कुलटकर साहब की बहुत बड़ी शक्ति है, खासियत है कि वो आपको बहुत ही सीधी सादी भाषा में आम तौर से कविता बताते, वो रेस्टलेस कर देते हैं कि सोचो सोचो, ये भी, ये आप ही के बारे में मैं कह रहा हूं, मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा। And again, what you said about making women genderless, he does that even in Kala Ghoda poems. Mein, so women are, they are made out to be these mythical creatures, ogresses. They have witchy faces. They are fantastic. They are prostitutes. They are drug peddlers. But their gender is devoid of them, and they are made out to be fantastical beings almost. So you're right about that. We had some people who asked us about 3 cups of tea, and I actually was going to read that next. So 3 cups of tea is a fabulous quote. It was published in 1977 in his book of poems called Arun Kolatkarcha Kavita, which is a collection in Marathi, which he translated by himself. But 3 cups of tea was not written in Marathi. It was written in a Bombaya Hindi, which is between Marathi and English and all the combination of languages that are in Bombay. And he wrote this poem. Independent language. In exactly. कोई मराठी हिंदी है नहीं, वो बम्बैया language.
Exactly, it's a language of its own. And this poem is amazing because it's all about, it's taken from conversations that he heard from people on the streets. So it's a very colloquial, basic language. So I'll first read out the original and then I'll read out the English version. This is the first part. It's three-part poem. मैं मैनेजर को बोला मुझे पगार मांगता है. मैनेजर बोला कंपनी के रूल से पगार 1 तारीख को मिलेगा. उसकी घड़ी टेबल पे पड़ी थी. मैंने घड़ी उठा के लिया और मैनेजर को पुलिस चौकी का रास्ता दिखाया. बोला अगर कंप्लेंट करने का है तो कर लो, मेरे रूल से पगार आज ही होगा. That was the first part. I'll just read the translation. I want my pay, I said to the manager. You will get paid, said the manager, but not before the first. Don't you know the rules? Coolly, I picked up his wristwatch that lay on the table. Wanna bring in the cops? I said. According to my rules. Listen, baby. I get paid when I say so. I'll read out the third part of this poem. I went to Burma, where the film Aag was running. I went to see the film. The guy behind the booking office window wants to see my passport. I said, all I want to do is see a fucking film, man. I was arrested and sent back to Manipur. No passport. The police commissioner asked, why did you go to Burma? Prick face, I said. What's there in India? So the very interesting thing, I'll read out the second part also because I love this poem. Allow me, beautiful, I said to my sister-in-law, to step in my brother's booties. You had it coming, said Rahman, a gun in his hand. Shoot me, punk. Kill your brother, I said, for a bloody cunt. So again, I love it when Polakkar curses in his poems. So this poem is very interesting, and Arvind Krishna Mehrotra writes an essay about this poem, about what is an Indian poem. Because if you see the original, he wrote it in Bombaya Hindi, but when it was translated into an English that's very American. And generally, in the 70s, which is when this poem came out, American writing was a big influence in India. So this poem that takes on American language is not just colloquial American language, it's American language spoken by the African American community. According to my rules, I get paid when I say so. Listen, baby, it's very irreverent. It does not, it's very disrespectful, and that way it's very subversive. And so another reason why Polakkar wrote like this is what Mehrotra writes in his essay, is that they also read the poem written by Belly, G.G. Belly, who was a Roman poet of the 19th century, who was translated into English by American writers. And that translation was a very, again, colloquial American one. And that also inspired Polakkar. So he writes, Arvind Krishna Mehrotra writes, so there it is, your Indian poem. It was written in a Bombay patois by a poet who otherwise wrote in Marathi and English. It became part of two literatures, Marathi and Indian English. But the latter was a translation made into an American idiom, one of whose inspirations was an American translation of a 19th century Roman poet. And that is an Indian poem. It's so amazing because it shows us how language and cultures and emotions are all so movable. It all, we as a people, the subcontinent is built on migration. It's built on people moving back and forth, on colonization and violence. It's made on languages traveling by trade and by labor and people moving, and that's what comes out in Kolkata's writing. It's great. Wow, इतना सारा है कविता में भरा हुआ. इतना सारा है ना, इतनी सिंपल भाषा में.
मुंबई के बारे में उनकी एक कविता है जो यूं कहा जाता है कि शादी होने के लिए 36 गुण हम्म मैच होना जरूरी है। तो मुंबई करके कुंडली में सारे मुंबई में रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो उसकी कुंडली में एक एडिशनल गुण होता है जो है वो एडजस्ट करना। सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है मुंबई कर जो है आम लोग उनको। चरित्र नाम की कुलटकर साहब की एक बहुत ही बेहतरीन कविता है, तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। नाळेला गाठ मारून सुईण म्हणाली, पेढे आणा ओ पेढे आणा। नाळेला गाठ मारून सुईण म्हणाली, पेढे आणा ओ पेढे आणा। कानाला सुई टोचून सुनार म्हणाला, 2 रुपये झाले 2 रुपये। दंडाला देवी टोचून नर्स म्हणाली, अजिबात दुखत नाही, अजिबात दुखत नाही। बुल्लीला पट्टी लावून बबन म्हणाला, तुझ्यापेक्षा माझं मोठं आहे रे, तुझ्यापेक्षा माझं मोठं आहे। पाठीवर गुद्दा मारून बबन म्हणाला, तुझ्या बापाची आणि माझ्या बापाची कुस्ती लागली तर। खोट्यावर लाथ मारून बबन म्हणाला, रडूबाई कुठला रडूबाई। पावलाला पाऊल लावून बनी म्हणाली, सायकल सायकल खेळूया सायकल सायकल। पोटाला थुंकी लावून बनी म्हणाली, डॉक्टर डॉक्टर खेळूया डॉक्टर डॉक्टर। उशीचा चिमटा घेत बनी म्हणाली, पांघरुणात ये ना पांघरुणात ये। मुंडी मुरगाळत न्हावी म्हणाला, हालू नका हो साहेब हालू नका। छातीला टेप लावून शिंपी म्हणाला, 31 इंच फक्त 31 इंच। पाय बुटात कोंबत चांभार म्हणाला, घालून घालून सैल होईल हो घालून घालून सैल होईल। पाठीवर चढून पोरगा म्हणाला, घोडा घोडा हॅक हॅक घोडा घोडा हॅक। पोटावर पाय देऊन बॉस म्हणाला, इलाज नाही मिस्टर नेने इलाज नाही। लंड पकडून बायको म्हणाली, कापून टाकीन एक दिवस कापून टाकीन। पायावर पाय देऊन एक जण म्हणाला, सॉरी यार सॉरी 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 सॉरी। डोळ्यात छत्री घालून एक जण म्हणाला, हे माफ करना भाई माफ करना माफ करना। अंगावर ट्रक घालून एक जण म्हणाला, दिखता नाही मादरचोद दिखता नाही। नाळेला गाठ मारून सुईण म्हणाली, पेढे आणा हो पेढे आणा। I have to tell you, I love I'm this not sure I understood everything, but that was amazing. I love this poem. Why do you love this poem? मुंबईकर जो आम तौर पर जी रहा है, मैंने जैसे पहले बताया कि उसको आम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या सहना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता, वो हेल्पलेस है। उसे बस सब कुछ हाँ भाई आई एक्सेप्ट ये कह के आगे जाना पड़ता है। तो ये सारा उसके हेल्पलेसनेस जो है, उसकी असहायता जो है, वो इस कविता में ऐसे फूट फूट कर कोलटकर साहब ने भरी है। और ये हम तो बहुत नजदीक का अनुभव है ना हमारे, ये तो हम ऐसे ही जीते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। एंड इसमें परफॉर्मेंस एलिमेंट है, इसमें कैरेक्टर्स है बहुत सारे। सो ये परफॉर्म करने के लिए भी बहुत मेरी बेहद पसंदीदा कविता है। It was amazing. आपकी performance तो was the best. कोलटकर साहब के राइटिंग के बारे में मुझे एक और कहना है कि वो अपना कहना, अपना स्टेटमेंट कितना क्या ब्राइट तरीके से आपके तरफ, वो पढ़कर ही आपको समझा ही नहीं, कुछ ऐसे हो नहीं सकता। आप उस कविता में जो भाव है वो बहुत तुरंत आप समझ सकते हो, आप तक वो पहुंचता है। पोएट उस कविता के जरिए से क्या कहना चाह रहा है, कोलटकर साहब आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो साफ साफ आपकी तरफ वो पहुंचाते हैं। बिल्कुल मुझे कुछ समझा ही नहीं, कितनी हार्ड कविता है, समझ में कठिनाई कविता ऐसे कुछ होता नहीं। अगर आप कोलटकर साहब का राइटिंग, उसकी सारी पोएट्री ये आराम से पढ़ो,
एक रेफरेंस लेकर पढ़ो तो आपको समझ में आती है। और कोलटकर साहब की कविताओं में रेफरेंस बहुत ज्यादा होते हैं, Yeah. जगहों Yeah. के, घटनाओं के, लोगों के, बहुत ही सारे रेफरेंसेस उनके कविताओं में होते हैं। तो आप वो समझकर अगर वो कविता पढ़ी तो आपको बिल्कुल वो कविता समझ में आती है, कोई कठिनाई उसमें नहीं होती। Yeah. Yeah. It's amazing. I'm still thinking about your performance. इतने सारे characters थे and it feels so real because ये सब कोलटकर साहब ने लिखा है, आपने बस वो Yeah. पढ़ा है, सेलिब्रेटिंग कोलटकर। it's really amazing. Really amazing. Do you have any more poems that you want to read, Akshay? I today okay, इतना ही Yeah, काफी है। I really just wanted to read these three because I love the language in them, and I am so happy we did this. Thank you so much, Akshay. Thank you to all the people who joined. Yes, Sanjukta, Kalyani, and all Nihir. Again, Yeah. Nihir Jain, big thank you for you. Akshay, we have a request. Please read a poem from your book. Oh no, कोलटकर साहब के सेशन में मैं अपनी कविता नहीं पढ़ सकता। अरे अक्षय, एक पोएम तो बनता है। अलग सेशन कर सकते हैं, पर अभी तो इस मंच पर कोलटकर साहब वो सबसे yes. I guess एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सारे लोग सुन रहे हैं, कोलटकर साहब 2004 में इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया और ये बहुत दुखद घटना हुई। पर कोलटकर साहब ने जो लिखा है उसके बाद, मतलब जो बहुत वो तकलीफ में थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उस दौरान उन्होंने कुछ नई कविताएं और एक आधा अधूरा नाटक भी उन्होंने लिखा है। और वो सारा अशोक शहाणे जी के पास है, जो सारे पब्लिशर रहे हैं, प्रास पब्लिकेशन उनका था। और काफी, मतलब आप मान लो कि पूरा का पूरा लिटरेचर कोलटकर साहब का अशोक शहाणे जी ने ही उन्होंने पब्लिश किया था प्रास पब्लिकेशन के माध्यम से। कोलटकर साहब ने इस दौरान, जाने के दौरान जो कुछ लिखावट की थी, नाटक था, पोएट्री थी, वो अभी भी शहाणे जी के पास है। मैं अशोक शहाणे जी को दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत वो सारा कुछ पब्लिश करें और लोगों के सामने ले आए। मैं उनको ये बता चुका हूँ, उनकी वाइफ रेखा शहाणे जी मेरी खास दोस्त है, मैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। पर मैं इस प्लॅटफॉर्म के जरिए क्या कहते ना, जाहीरपणे सांगतोय, कृपया अशोक शहाणे आणि रेखा शहाणे यांनी मनावर घ्यावं आणि ते जे अप्रकाशित साहित्य आहे ते लवकरात लवकर प्रकाशित करावं। Please, I think we all really need to read some good poetry again, especially because, you know, Kolatkar's literature, his writing is still alive everywhere. And I hope we have many more sessions, Akshay, like this, where we just talk about his poetry and, you know, read some of his poems. But yeah, I guess I just want to say that the one thing that always stays with me in Kolatkar's poetry is that, first of all, his words actually stay with me. You know, they are easy to remember and they keep running in your mind when you read them even once, because there's so much to them. But again, I just want to add, in these poems, there is an irreverent reverence. Like I said, it's not glorifying people, but by glorifying the non-glorifying, by glorifying the regular, the everyday, the local languages, the everyday people, there is a lot of reverence there, and that is what I learned by reading Arun Kollatkar. So that's just one of the many brilliant things. So I think Kollatkar is alive. Yeah. Kollatkar is alive. Yeah. Long life. Always. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, everybody. सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. Thank you so much for taking time.
be with us और today. ये सेशन जो है वो तुरंत सेव करेंगे और ये एफबी पर भी, फेसबुक पर भी अपलोड होगा, तो आप वह उस प्लेटफॉर्म पर भी आप तुरंत 15-20 मिनट के बाद ये देख सकते हो. सो थैंक यू सो मच शरण्या, आप सब लोगों के लिए. Thank you. मैं अभी save करके I will upload it. And yeah, thank you for a brilliant performance. Thank you everybody. Have a good day. Bye Akshay. Bye everyone. बाय बाय.